But then he, as you say, पूरा overturn कर दिया उसको. Right. At the moment with us from Uttar Pradesh, we have Mr. Manish Singh. I think he's at the moment from Gorakhpur, from the Samajwadi Party. Manish Singh साहब नमस्कार. जी नमस्ते सर. नमस्कार नमस्कार. पहली बार शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं हूं राजीव के बजाज एनआर के भी और प्रदीप नंबियार जी भी मेरे साथ हैं. मनीष सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर आपका भी ढेर सारा आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे. क्या बात है मनीष सिंह जी. मनीष सिंह जी ये बताइए, जो आप लोगों ने ये पीडीए बनाया, पीडीए नई चीज जो आप लेकर के आए हैं, जैसे पहले होता था दलित मुसलमान किसान दमकिप्पा जो हुआ करता था चौधरी चरण सिंह जी का, उसके बाद खम बनाया गया था, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए. आपने बनाया दलित, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. तो ये अभी तक आपको क्या लग रहा है कि मतलब लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचा है, ये संदेश पहुंचा है कि भाई समाजवादी पार्टी एक बार फिर वापस आ गई है पूरे दमखम के साथ? मनीष सिंह जी. सर 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी जी, तो उस सरकार का नेचर जो था, उस सरकार का जो एक काम करने का तरीका था, वो 2017 में पहली बार दिखा लोगों को. चूंकि हम लोग तो गोरखपुर, देवरिया और पूर्वी बेल्ट के रहने वाले, हमें योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स के बारे में पता है कि वो किस तरह की नेचर की पॉलिटिक्स करते हैं. इसलिए कि उनकी जब भाषा शैली जो है, उनकी जो एक व्यवहार, जो उनका राजनीतिक जो व्यवहार है, वो बहुत ही दम से भरा हुआ है. उनकी जो राजनीतिक कारगुजारियां रही है, उनको लोगों ने हमारे यहाँ पूरब में बहुत नजदीक से देखा है. लेकिन जब उत्तर प्रदेश ने देखा, उत्तर प्रदेश के लोग अवाक रह गए कि योगी आदित्यनाथ जी जो एक संत के रूप में जाने जाते हैं, जो एक महंत के रूप में जाने जाते हैं, क्या वो इस तरह के पॉलिटिशियन हो सकते हैं? जब उनका सदन में पहली बार संबोधन लोगों ने सुना, और सबसे तो ताजुब तब हुआ जब योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने आपस में समझौता करके दोनों लोगों ने अपने 18 से 20 जो गंभीर आपराधिक मुकदमे थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर के अपने मुकदमों को वापस लिया. यानी खुद को क्लीन चिट दे दी. खुद को क्लीन चिट दे दी. जी खुद को क्लीन चिट उन लोगों ने दिया. लेकिन सर, जो कि योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग जितना नजदीक से जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे सबसे बड़ा एक जो ठग पॉलिटिशियन होता है, उसी तरह की एक उन्होंने भूमिका अपनी बनाई. और आज के समय में आप सर इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश आपको जानता है, आप भी इस चीज को जानते हैं सर. उन्होंने एक हिंदुआ वाहिनी संगठन चलाया करते थे योगी आदित्यनाथ जी, पहले चलाया करते. जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनने के बाद, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर दबाव पड़ा, तो उन्होंने हिंदुआ वाहिनी को पूरी तरह से मर्ज कर दिया भारतीय जनता पार्टी में. लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 25,000 से ऊपर नौजवान जो हिंदुआ वाहिनी संगठन में रहते हुए, काम करते हुए, गंभीर आपराधिक मुकदमों में उनकी संलिप्तता रही, गैंगस्टर लगा, गुंडा एक्ट लगा, तमाम आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए. लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने मुकदमे तो वापस ले लिए, लेकिन 17 से लेकर के 24 आ गया है. अभी तक उन 25,000 से ऊपर जो हिंदुआ वाहिनी के संगठन के युवा पदाधिकारी थे, जो बहुत कम उम्र के लड़के थे, आज उनके पासपोर्ट उनके पास नहीं है, किसी सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकते, इसलिए कि उनके पास जब गंभीर मुकदमे दर्ज है तो उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, न्यायपालिका के दरवाजे पर जाना पड़ता है, और मुकदमे महीने दर महीने, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है. तो आज के समय में वो बेरोजगारी के सबसे बड़े शिकार जो राजनीतिक योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता थे, आज सड़कों पर मारे मारे फिर रहे, उनका परिवार भी उनको नहीं पूछता है. लेकिन मनीष सिंह जी, अगर ये बात सच है, और ये सच ही है क्योंकि आप बोल रहे हैं, और ये हम लोगों ने भी सुना है, पढ़ा है, बाकी यूपी से वगैरह जितने भी फोन आते हैं, सब लोग जो बात करते हैं वो यही बात करते हैं. अब इसके बावजूद बार बार जो है बीजेपी को वोट क्यों पड़ता है, ये भी बता दें मनीष सिंह जी. सर आपने बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया है. ये बात हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं. जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था सर, उस समय हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मात्र 47 एमएलए लेकर के उन्होंने 2022 का चुनाव लड़ना शुरू किया. 2017 से लेकर के और 2022 तक वो दिन रात संघर्ष करते रहे भारतीय जनता.
28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के युवा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करते हुए सड़क से लेकर के सदन तक, जिनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए। लेकिन उसके बाद सर आप भी जानते हैं कि समाजवादियों की एक आंदोलन की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, हमारे पास एक बहुत बड़ी संघर्षों की लेगेसी है जिसके नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं। लोहिया जी का हमारे पास विचार है, डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है, नेताजी की संघर्षों की छाती है, और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो डेवलपमेंट एक डेमोक्रेटिक फेस है, उसको लेकर के जब हम लोग 22 का चुनाव लड़ने गए तो सर आपने उस कैंपेन को देखा होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनमानस ने भरोसा किया, 40 चार्टर्ड प्लेन उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, 60 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में। उन सभी सामंती ताकतों के सामने हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अकेले घूम करके पूरे जनमानस को यह भरोसा दे रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में जो सरकारी विभागों में 12 लाख से ऊपर सरकारी पद खाली है, हम नौकरियां देंगे। हमारे नेता ने तो डंके की चोट पे कहा, उन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, कन्या विद्या जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, हमने कहा कि वृद्धा पेंशन देंगे, समाजवादी पेंशन देंगे। जो हमारी योजनाएं हैं सर उससे हम लोगों ने कनेक्ट किया और जनमानस ने भरोसा किया। हम वहां पर थोड़ी सी हमसे चूक कहां पर हो गई सर कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझ पाए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की जो बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है उसके छल और प्रपंच को नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत खत्म कर लीजिए उनको। अभी समझ पाए हैं सर? अभी समझ पाए हैं क्या? अब तो समझ गए होंगे जी कि ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार इलेक्शन लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। अब तो समझ गए होंगे आप। नहीं सर, हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं समझते। समझने का ही नतीजा है क्या इसीलिए चुनाव जैसे आज की तारीख में जैसे ये 5 सीटें आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इन पर बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। यहाँ तक के बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए हैं शाह आलम, गुड्डू जमाली को भी आपने अपनी पार्टी में ले लिया है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी किसी भी तरीके से आजमगढ़ की सीट जीतना चाहते हैं, जो उनकी खुद की पुरानी सीट थी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया था वहां से। तो अभी क्या और भी देखेंगे हम लोग के बहुजन समाज पार्टी के और भी लोग आएंगे अंदर समाजवादी पार्टी में, या बहुजन समाज पार्टी के साथ आपका कुछ रिश्ता बनने वाला है? बहुत अच्छा बताएं सर हम लोग समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को पसंद करते हैं, जो लोग भारत में एकता और अखंडता को मानते हैं और उसके प्रति समर्पित रहते हैं, हम उन सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से, क्योंकि 2022 का जब चुनाव बीता उसके बाद से ही हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिन रात मेहनत करके संगठन को चुस्त और दुरुस्त करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो जनता के हितों में नहीं है, उन जनता को हम लोगों ने अवगत कराया है। और हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने गांव से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर के छोटे कस्बे तक, अब उत्तर प्रदेश में 58,184 सर ग्राम सभाएं हैं। हमारे पास 58,184 ग्राम सभाओं में हमारी मजबूत यूनिट है, जो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों के सामने पूरी तरह से मुस्तैद होकर के खड़ी रहेगी। मनीष सिंह जी, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, राम मंदिर पुनर्निर्माण। आप इसका चैलेंज कैसे ले पाओगे? 550 साल के बाद मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि औरंगजेब ने तोड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने 550 साल के बाद इस चीज को बना दिया ना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 22 जनवरी 12:22 पर जब नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठान खुद बैठकर कर दिए, पूरे देश, दुनिया और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब जुड़ के वहां पर बैठे हुए, कहा कि एक यूनिवर्सल इवेंट है। ये ऐसे इवेंट है कि पूरे नॉट ओनली पूरे दुनिया, विश्व, बोले कि आकाश, स्वर्ग, पूरे यूनिवर्स इसको देख रहे हैं। तो ऐसे ग्लोरीफाइड इवेंट हुआ है। और उसके बाद मथुरा उतना ही भव्य बनाऊंगा मोदी जी ने कहा, काशी उतना ही भव्य है। तो बचा क्या है? बिकॉज यूपी एक धार्मिक जगह है, लोग बहुत भावुक है धार्मिक इस चीज, इसको लेके, इश्यूज को लेके। ये आप कैसे कर पाओगे मनीष सिंह जी? सर दुर्भाग्य हमारे देश का यही है
कि हम लोग विश्व के मंचों पर जब जाते हैं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी विश्व के मंचों पर जाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन भारत में जब होते हैं, चुनावी मोड में जब होते हैं, तो हमेशा वो धर्म आधारित राजनीति की बात करते हैं। सर, आप दोनों लोग बहुत वरिष्ठ हैं और हम आपका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। सिर्फ एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं कि उनकी राजनीति की कुवत में अगर इतनी ताकत हो तो विचारधारा टू विचारधारा की जो लड़ाई है, जो फाइट है, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के सामने, हमारी जो सोशलिस्ट विचारधारा है उसके सामने अगर आपस में लड़ करके दिखा ले, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हरा न दें तो आप जो कहेंगे हम मान जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम नौकरियों की बात करते हैं, जब हम सड़कों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो राम की बात करते हैं, वो कृष्ण की बात करते हैं, वो शिव की बात करते हैं। जब हमारे आराध्य को, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर लड़ने की कुवत और क्षमता क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब वो हमारी विचारधारा के सामने, हमारे इष्ट को सामने हमारी खड़ा कर देते हैं लोग। जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर और बहुत ही नेतृत्वहीनता की तरफ चली जाती है, जब जनता में उनकी अस्वीकारता बढ़ती चली जाती है, तब वो हमारे शिव को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। जब वो नेपथ्य में जाने की कगार पे पहुंच जाते हैं, तब वो हमारे कृष्ण को हमारे सामने, अरे हमारे आराध्य को हमारे सामने क्यों करके लड़ते हो? तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारी विचारधारा में ताकत और कुवत हो, हम जो भारतीय मनीष सिंह जी तुम्हारे सामने खड़े होते। लेकिन मनीष सिंह जी, साफ तौर पर ये राजनीति है। राजनीति में तकरीबन सब कुछ चलता ही है। इसके सामने आपको लड़ना पड़ेगा ना। आपका जो बेसिक वोट है, जैसे जो यादव वोट तकरीबन आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहा है। इसके पहले जो पूरा मुसलमान वोट था, मुस्लिम वोट जो था, तकरीबन 18 से 20% वोट जो था वो बिल्कुल आपके साथ था। वो तितर बितर हो गया, बिखर गया। इसके अलावा बाकी ओबीसी वोट भी जो था, कुर्मी वोट जो था, जाटव वोट जो था, बाकी सारे वोट जो थे वो भी आपके साथ थे। वो भी इधर उधर हो गए, अपने बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया। मोदी जी हर जगह पे खुद जाकर के बोलते हैं कि मैं खुद ओबीसी हूं, मैं तो तेली हूं। सीधी बात है। तो आप अपने वोट को एक तो सुरक्षित कैसे रखेंगे, और जो आपका पुराना वोट जो था, क्योंकि आज की तारीख में भी अगर मुस्लिम वोट आपकी तरफ आ जाता है, अल्पसंख्यक वोट अगर आपकी तरफ आ जाता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी उत्तर प्रदेश में। मनीष सिंह जी बताएं। सर मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम लोगों ने 22 में 36% हम लोगों ने मत हासिल किया है और भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़कर के हमने हासिल किया है। उसी 36% वोट को हमें बढ़ा करके ऊपर लेकर के जाना है और भारतीय जनता पार्टी को वहां से हमको डाउन करना है। इसीलिए हम लोगों ने पीडीए, जो सर आपने पहले बात कही, पीडीए जो हमारा पिछड़ा है, जिसको ये पता है कि उसके आरक्षण के हक को भारतीय जनता पार्टी ने भोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके हक को खाया है, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर। और पीडीए सिर्फ हमारा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, जो आधी आबादी है महिलाओं की, जो भारत के यशस्वी भाग्य विधाताओं में एक रही है। हम आधी आबादी की भी बात करते हैं, हम जो पीड़ित अगड़े हैं उनकी भी हम बात करते हैं, जो आदिवासी वर्ग है हम उनकी भी बात करते हैं। हमारा जो पीडीए है वो एक ऐसा गुलदस्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने, जैसे ही हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस गुलदस्ते को सजाया है, एनडीए फड़फड़ाने लगी है। और एनडीए के सामने अब एक चीज देखिए सर, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण आपने भारत मंडपम में सुना होगा। उन्होंने परिवारवाद पर जिक्र करते हुए उन्होंने 2G की बात किया, 3G की बात किया, 4G की बात किया। उन्होंने 2 जनरेशन, 3 जनरेशन और 4 जनरेशन परिवारवाद की उन्होंने जिक्र किया था। सर आप लोग सोचिए ना, ओम प्रकाश राजभर जी उनके गठबंधन में है, पिता पुत्र की पार्टी है, एक बार भी ये अमित शाह जी ने नहीं बोला। संजय निषाद जी और उनका बेटा जो सांसद है उनकी पार्टी है, एक बार भी नहीं बोला। अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जी पति और पत्नी की पार्टी है, एक बार भी नहीं बोला। जयंत चौधरी जी, अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, एक बार भी नहीं बोला। तो सर आपके सामने, आप जैसे हम हमारी नजर में जो आप लोगों की वरिष्ठता है उसको हम लोग जितना आदर और सम्मान देते हैं, आप लोगों जैसे बुद्धिजीवियों के सामने इतने झूठे और इतने प्रपंची लोग। मनीष सिंह जी, मगर राम मंदिर के साथ कार सेवकों के बात आते, कार सेवक, तो कार सेवक पे जो फायरिंग हुआ, क्या लोग भूले हैं? बिकॉज मैं देखो, पॉलिटिकल है ये, पॉलिटिकल बार बार ये मुद्दा आने वाला है, चुनाव में भी मुद्दा आने वाला है, बार बार उसको जब हुआ था प्राण प्रतिष्ठान तब भी पूरे चर्चा हुए थे कार सेवक। तो क्या ये जो एक प्रकार का एक ब्लॉट है, ये लोग अभी भी याद कर रहे हैं? क्या ये इलेक्शन को इफेक्ट करेगा? कार सेवक के मौत, मुलायम सिंह जी का रोल अलग अलग जिस प्रकार से नेताजी ने किया, तो क्या
लोग ये भूल पाए हैं या बीजेपी बार बार लोगों को वो याद दिलाते रहेंगे चुनाव तक? सर आपने बहुत अच्छा सवाल और बहुत माकूल सवाल सर आपने किया है। सर नृपेंद्र मिश्रा जी जो नेताजी के समय में मुख्य सचिव थे, एक बार उनके बयान का जिक्र आपको करना चाहिए। उनके वीडियो क्लिप को देखिएगा। उस वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा है आज नृपेंद्र मिश्रा जी किस स्थिति में है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उनके बेटे को एमएलसी बनाया गया, अभी लोकसभा का टिकट उसको उनके बेटे को मिल गया। नृपेंद्र मिश्रा जी ने जो बयान दिया है वो बयान महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी जिस दिन से नृपेंद्र मिश्रा के बयान को कोट किया है तब से भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कहना अब बंद कर दिया है। अब चट्टी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात नहीं कहते। जिन नृपेंद्र मिश्रा के कहने पर ये घटना हुई थी, आज वो नृपेंद्र मिश्रा जी मोदी जी के सबसे खास है, ये आप भी जानते हैं सर, मैं भी जानता हूं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है। 60,000 पुलिस में भर्ती निकली थी, सर आपके सामने होगा, और 60 लाख उत्तर प्रदेश का युवा परीक्षा के दिन स्टेशन पर पूरी रात गुजारा और पूरे दिन अपने सेंटर को ढूंढता रहा कि मेरा एग्जाम किस सेंटर पर होने वाला है। तो सबसे बड़ा 60,000 बनाम 60 लाख, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। हम लोग बेरोजगारी मुद्दा बनाएंगे, हम लोग जो आतताई हुकूमत है, कब किसकी कहां पर हत्या कर दी जाए, कब किसको लूट लिया जाए। एक छोटी सी चीज आप क्या है, आपने बोला कि लास्ट असेंबली इलेक्शन जो थे आपने कहा 36%, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से इट इज अबाउट 32.1%। और नहीं, हमारे गठबंधन को सब 36, गठबंधन को, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी को 41.29%। लेकिन दैट इज इन दी असेंबली इलेक्शन सर। लोकसभा इलेक्शन में तो बहुत कम मिले ना आपको, सिर्फ 18% मिले, और भारतीय जनता पार्टी को 49.3% मिले। तो नहीं, पूरा सवाल सुन लें सर, मनीष सिंह जी पूरा सवाल सुन लें। मेरा ये कहना है, ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव की इक्वेशन बिल्कुल अलग हो जाती है, वहां पर मोदी जी की शक्ल पर वोट मिलते हैं, वोट पड़ते हैं मोदी जी की शक्ल पर। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस रही असेंबली में, विधानसभा के चुनाव में, जहां पर आप 36%, आपका गठबंधन जो है 36% तक ले आया, आपके खुद के वोट 32.9%, ऑलमोस्ट 33% थे, उससे बढ़ा करके, वेरी फ्रैंकली, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूं आपसे, उससे बढ़ा करके अगर आप 40% के ऊपर ले आएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी बीजेपी को। क्या आप यह कर पाएंगे मनीष सिंह जी? सर हमारा जो संगठन का स्ट्रक्चर है, उस संगठन के स्ट्रक्चर पर हम भरोसा करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विश्वसनीय चेहरा है उस पर भरोसा करके हम उत्तर प्रदेश की तकरीबन 80 लोकसभा क्षेत्रों में, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब स्वरूप ले चुका है, बन चुका है, तो हम लोग एक मजबूत धड़े के साथ, मजबूत एक गठबंधन के साथ एक हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के जाएंगे जिस पर काम चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं, और हमारा जो संगठनात्मक ढांचा सर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो नेताजी ने खड़ा किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खड़ा किया है, उस पर आपको भी सर भरोसा है। और हम लोग तो चूंकि काम करते हैं संगठन, और इस बार कोई पारिवारिक विवाद भी नहीं है, और इस बार पारिवारिक विवाद भी नहीं, पिछली बार तो था ना। सर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो अब कभी कोई पिछली बार तो हुआ, प्रदीप जी एक सेकंड, पिछली बार तो हुआ जिसकी वजह से आपको काफी उसका खामियाजा मतलब भरना पड़ा उसको। मैं उम्मीद करता हूं इस बार नहीं होगा। जी प्रदीप जी आप कुछ बोलिए। मनीष सिंह जी, आप कह रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप कह रहा बेरोजगारी इस कदर है, मगर बीजेपी का इस प्रकार से उस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि पहले यहां पर रामपुरी चाकू और कट्टा चलता था, कंट्री मेड रिवॉल्वर। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल और एक्सपोर्ट्स के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है। आज पूरे देश विदेश के दुनिया के कॉर्पोरेट, टॉप के कॉर्पोरेट, चाहे फोन कंपनीज हो, यहां पर उत्तर प्रदेश में अपने कंपनीज एलोकेट कर रहे हैं चाइना से निकालकर। यहां पर डिफेंस के एकदम टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यहां पर बन रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, कट्टा जो देसी कट्टा और ब्रह्मोस मिसाइल, ये 180 डिग्री का एक पूरा चेंज हो गया, काया पलट है डेवलपमेंट का उत्तर प्रदेश का। बीजेपी का कहना है डबल इंजन मोदी, योगी आदित्यनाथ। तो आप इसको क्या नकारेंगे? ब्रह्मोस मिसाइल तो बन रहा है उत्तर प्रदेश में। सर बहुत अच्छा सर सवाल है आपका। मैं 2 मिनट सर आपसे चाहूंगा, इस सवाल का मैं उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। सर योगी आदित्यनाथ जी का पूरा 7 बरस का कार्यकाल हुआ है,
योगी आदित्यनाथ जी ने तकरीबन पहले कार्यकाल से लेकर के और अभी तक 36 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का जो बजट आप देखेंगे, जो सालाना बजट पेश किया जाता है, तकरीबन 7 वर्षों का बजट का आप एनालिसिस करेंगे तो 36 लाख करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ जी को अभी तक उत्तर प्रदेश के खजाने से मिला है। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है सर, इन्वेस्टर समिट्स कराया गया, आपने देखा पिछले साल बड़ा ढिढोरा और ढकोसला बनाया गया भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। भारत के प्रधानमंत्री जी और विश्व के बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उद्योगपति आए थे। 40 लाख करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने खुद इस साल स्वीकार किया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि 40 लाख करोड़ रुपए उनको मिले हैं। अब आप सोचिए कि 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट में आया है, 36 लाख करोड़ का इनका बजट है साल का, 40 और 36 76 लाख करोड़ रुपए हुए। उसके बाद इनको 5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने डिफेंस एक्सपो से निवेशकों से लिया इन्होंने। अगर तकरीबन जितना पैसा है, कभी मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि देवरिया को 1000 करोड़ दे दिया, कभी बहराइच को 700 करोड़ दे दिया, कभी अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं बनारस को हमने 1400 करोड़। इन सभी पैसों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में इन महान नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के महान और झूठे जो नेता है, जो मंचों से संबोधन में 1000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 800 करोड़, ये सब जो बातें की जाती हैं, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 100 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आया है। और 100 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश जब आप देखेंगे तो आज 2,14,000 किलोमीटर सड़क है पीडब्ल्यूडी के पास, जिसमें से 1,80,000 किलोमीटर ऐसी सड़क है जिस पर आप चल नहीं सकते हैं। बेहतर सड़कें नहीं, आप अपनी 4 पहिया वाहन अच्छे तरीके से चला करके अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं। ग्रामीण सड़कों की स्थिति यह है कि कहीं पर इंटरलॉकिंग की बेहतर सड़क नहीं है, हमारे पास पानी की अच्छी सीवरेज नालियां नहीं है। तो सर जब हम जमीन पर देखेंगे ना उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के हालात बेहतर नहीं है। मनीष सिंह जी, जहां तक मनीष सिंह जी, आपकी बात समझ में आ गई, मुझे लगता है सारे दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं। आप गोरखपुर में, अब आप ये बताइए, बाबा गोरखनाथ का शहर है ये, वहां पर एक जमाने में हरिशंकर तिवारी जी हुआ करते थे, वीरेंद्र प्रताप शाही हुआ करते थे। दोनों का इंटरव्यू में कर चुका हूं, दोनों से मिल चुका हूं बहुत पहले। मैं पत्रकारिता में बहुत 40-42 साल पहले आया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो जो गोरखपुर था, बाबा गोरखनाथ मठ जो है, उसके आसपास भी मुझे बड़ी शर्म आती थी देख करके, यार यहाँ पर इतनी गंदगी कैसे है, ये क्या है, मतलब हद होती है यार। मतलब इतना बड़ा मठ, जिसको कान फटा मठ हम लोग बोलते हैं, मतलब जो एक वहाँ की जो परंपरा है, आज की तारीख में वहाँ पे स्थिति क्या है? क्या गोरखपुर तब्दील हुआ है? गोरखपुर का सुधारीकरण हुआ है? जो सीवेज लाइन वहाँ पे नई जो बनने वाली थी, हर नल में जल आने वाला था, बहुत स्वच्छ जल आने वाला था, पूरा गोरखपुर जो साफ होने वाला था, बिल्कुल ज़बरदस्त। मतलब अभी इंदौर कहा जाता है वो क्लीनेस्ट सिटी है मुंबई में, पूरे सॉरी देश में, नॉट मुंबई, इंदौर पूरे, इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ये कहा जाता था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी खुद गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर विल बिकम द क्लीनेस्ट एंड द बेस्ट सिटी इन द एंटायर कंट्री। क्या वो हुआ है सर? मनीष जी जरा विस्तार से बताएं। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। योगी आदित्यनाथ जी का जो शहर है, जैसे ही बारिश होती है, बारिश की पहली पानी पड़ती है, अगर इस मौसम में भी बारिश हो जाए तो सारी सीवरेज लाइंस ब्लॉक हो जाती हैं और सड़कों के ऊपर उतनी पानी आ जाती है कि जो आप आज के समय में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स व्हीकल्स हैं वो बीच पानी में, बीच रास्ते में बंद हो जाती है। जो महत्वपूर्ण बात है सर, 36 कॉलोनियों को बाबा ने उनको जमींदोज करा दिया। आज 36 कॉलोनियां जो बाबा के राज के पहले वहां पर बहुत बड़ा रिहायशी एक इलाका हुआ करता था, आज जो 36 कॉलोनियों के नामो निशान मिट गए, वो 36 कॉलोनियां पता नहीं है वो कॉलोनियां कहां चली गई है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सर कि गोरखपुर का युवा क्या चाहता था। गोरखपुर का युवा नौकरी करना चाहता था, गोरखपुर का युवा सरकारी नौकरी करना चाहता था, अच्छा व्यापार चाहता था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है सर, आज तक आप सर, आपकी वरिष्ठता का मैं बहुत आदर करता हूं, आपके नाम का मैं बहुत सम्मान करता हूं सर। एक बात कहना चाहता हूं मैं, पहले के मुख्यमंत्री सरकारी नौकरियों का लोगों को पत्र सौंपते थे। आज के समय में जानते हैं सर क्या होता है उत्तर प्रदेश में?
जी। रोजगार मेला लगाया जाता है। पहले गांव में मेला लगता था तो गुड़हिया जलेबी लोग खरीदने जाते थे, जी। प्लास्टिक की गाड़ियां खरीदने जाते थे, रबड़ की गाड़ियां खरीदने जाते थे। आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी जब जाते हैं, जब रिलायंस का शॉप लगा होता है, अडानी का शॉप लगा होता है, हर्बल का शॉप लगा होता है, और उनके यहाँ की नियुक्ति पत्रों को बाबा अपने हाथ से देते हैं भाई हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को, तो हमारे जैसे युवा को बहुत तकलीफ होती है। एक चीफ मिनिस्टर प्राइवेट कंपनियों के नियुक्ति पत्र को अगर हाथों से वितरित करता है तो सब तकलीफ होता है। इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली है। अगर इतना बड़ा पद सरकारी महकमों में खाली है सर, तो उनको भरा जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 8 पेपर अभी तक हुए हैं 7 वर्षों में जो लीक हो गए हैं, आज तक उनको भरा नहीं जा पाया गया। तो सर मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है, इतने ज्यादा लीक कहीं नहीं हुए। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए, खत्म कीजिए। लेकिन नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस स्वभाव के नेता है, जिस कैरेक्टर के नेता है, जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली राजनीति के वो पोषक रहे हैं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन संपूर्ण भारत के वो ना तो कभी यशस्वी नेता बन पाएंगे, ना ही संपूर्ण भारत उनको कभी स्वीकार उनका कर क्या पाएगा। हुआ वो तो बता दें। वो जो 6,800 भर्तियां करनी थी, टीचर्स की जो नौकरी थी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, वो आज तक मतलब हुआ कि नहीं हुआ, वो बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी 3 वर्षों से इको गार्डन, हमारे यहाँ एक लखनऊ शहर में एक जगह है इको गार्डन, वहां पर 3 वर्षों से हमारे युवा वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए ना कितना दुर्भाग्य है। एक सवाल किसी पत्रकार साथी ने पूछ दिया ओम प्रकाश राजभर जी से कि उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, तो उन्होंने इतनी घृणित बात बोली, इतनी गंदी बात बोली कि मुझे कहने में दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब लात खाने के लायक है। तो अब आप सोचिए कि उस सरकार में बैठे हुए लोगों की मेंटेलिटी क्या है, उस सरकार में बैठे हुए लोगों की सोच क्या है भारत के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में। मनीष सिंह जी, ये एक तो मोदी जी का है कि राष्ट्र सुरक्षा, और दूसरा योगी जी है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा इस कदर हमने कड़क कर दिया है, जितने गैंगस्टर्स है वो डरे हुए अंडरग्राउंड हो चुके, और जो बाहर है उनका तो एनकाउंटर करके पूरे देश और दुनिया ने देख दिया। महिला सुरक्षा को आज भी देर रात तक कोई भी महिला बाहर निकल सकती है, जो पहले घर थोड़ा अंधेरा में बाहर निकलने से कतराते थे। तो क्या ये सुरक्षा है? हर घर नल से जल हुआ है, हर घर में शौचालय आया है, तो ये परिवर्तन हुआ है कि नहीं? जो बार बार मोदी जी कह रहे 14 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, 12 करोड़ लोगों घर से हर घर में नल चल और तो हाउ डू यू सी दैट मनीष सिंह जी? सर बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल भी बहुत अच्छा उठाया है। सर आप 2022-23 का एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट में स्पष्ट ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न में दिन पर दिन बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, आपने कहा है कि शौचालय की बात कहा है, इज्जत घर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया था इज्जत घर। सर इज्जत घर, सभी चीजों का तो मोदी जी उद्घाटन करते हैं, लेकिन मैंने आज तक इज्जत घर में जाकर के इज्जत घर का उद्घाटन करते हुए मैंने मोदी जी को तो कभी नहीं देखा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता साथी कभी भी आपको मिलेगा तो जरा उससे एक बात पूछिएगा कि किसी भी गांव के इज्जत घर की जरा एक तस्वीर दिखा दो जिस शौचालय का इस्तेमाल उस गांव का कोई ग्रामीण करता हो, माताएं बहनें करती हो या हमारा कोई भाई बंधु करता हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण सवाल है सर कि हमारा देश, हमारी जो जनता है, हमारे जो किसान बंधु हैं, हमारे जो युवा भाई हैं, ये क्या चाहते हैं? सरकार आखिर हर साल नारे के साथ साथ अपने विचारों को बदल देती है। सर याद होगा आपको 2014 में मोदी जी ने क्या नारा दिया था? हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा उस समय बहुत प्रचलित हुआ था और उस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट के लिए पोलराइजेशन के रूप में उस नारे का इस्तेमाल किया और पोलराइजेशन हुआ भी, उसमें उनको सफलता भी मिली। नारा बदलता चला गया, इनकी विचारधारा बदलती चली गई, इनका सिद्धांत बदलता चला गया, लेकिन भारत के आवाम का जो जीवन स्तर था वो दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। आज भी भारत की जनता ये कह रही है कि हमारे पुराने दिन मोदी जी हमें लौटा दो, हमें अब नए दिन की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। लखपति दीदी वाराणसी में मोदी जी गए और हर घर में जो गाय दिए, बोले कि 17 लीटर दूध और फिर जो भी होगा महिला सशक्तिकरण की ओर, जो गरीब से गरीब महिलाओं को गिर गाय दे दिया, वो अपने पर्सनल अकाउंट में, जनधन अकाउंट में वो पैसा जमा करेंगे, कोई बाहर इंटरफेरेंस नहीं है। खुद सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण मोदी जी ने कहा।
और हर जगह हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, चाहे वो बिल भी लेके है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उसके बाद फाइटर पायलट, ड्रोन चलाने के लिए महिलाओं को सशक्त करना। तो ये क्या एक चेंज आया नहीं यूपी में, गांव से लेके हर स्तर पर? सर मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूं। सर, लखपति दीदी हमने किस रूप में बनाया है? मोदी जी को ये बात सोचना चाहिए, भारत की हर महिला को अगर आपने बैंकों का कर्जदार बना दिया, भारत के बैंकों का हर एक गरीब महिला को जो बहुत दीनहीन अवस्था में है, जिसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है, उस हर भारतीय महिला को आपने बैंकों का कर्जदार बना दिया। आज स्थिति क्या है हमारी भारतीय महिलाओं के बारे में? आप खुद सोचिए कि सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। 45-46 तकरीबन 47 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का बजट मोदी जी ने पेश किया, लेकिन आप सोचिए ना, आशा बहुओं के बारे में उन्होंने क्या सोचा? लखपति दीदी एक चुनावी आपने एक नारा गढ़ दिया आपने कि लखपति दीदी, भारत के 1 करोड़ महिलाओं को हमने लखपति दीदी बना दिया। सर, मैं एक छोटी सी घटना का एक जिक्र करना चाहता हूं। 2014 का समय था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आमंत्रित किया और कन्नौज का एक शहर है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी का एक सोलर पैनल और प्लांट बैठवाया उन्होंने, और उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उस चीज का, उस पैनल का और सोलर एनर्जी के प्लांट का उद्घाटन किया। अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, जिस दिन मोदी जी अयोध्या से राम मंदिर का उद्घाटन करके दिल्ली पहुंचते हैं, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ साथ उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब जितने भी भारत में घर होंगे उन छतों पर हम सोलर पैनल लगाएंगे, सोलर रूफ बनाएंगे और उससे ग्रीन एनर्जी लोगों को मिलेगी। लेकिन सोचिए ना, जो काम मोदी जी 2024 में कर रहे थे अयोध्या जी में राम मंदिर जी का उद्घाटन करके, वो काम हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 10 बरस पहले कन्नौज में किया था। तो सर, हम लोग जिस सोच के हैं, जिस विचार के हैं, जिस सिद्धांत के हैं, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के नाम पर करना चाहती या कर रही है, वो काम हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 10 वर्ष पहले करके हिंदुस्तान के सामने एक नजीर पेश किया। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, सब 2 मिनट सर जी, बोलिए प्लीज बोलिए। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, सर शायद हो सकता है कि मैं, अगर मेरा ध्यान अगर सही है तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि किसी सरकार ने बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कभी लैपटॉप नहीं दिया था किसी सरकार ने, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसी योजना लेकर के वो आए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ऊपर यूपी बोर्ड के छात्रों को उन्होंने लैपटॉप दिया। वो छात्र जिन्होंने लैपटॉप के बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं किया, तो झोपड़ी में रहने वाले युवा थे, खपरेल के मकान में रहने वाले युवा थे, मिट्टी के घर में रहने वाले युवा थे। आज भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करती है और तमाम डेवलपमेंट्स की बात करती है, लेकिन 18 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देकर के हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सामने एक नजीर पेश किया कि बदलते परिवेश में, बदलते पैमाने पर अगर हम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से, आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे तो भारत का युवा भी अमेरिका के युवा से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। अमेरिका उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां के एजुकेशन को और यहाँ के एजुकेशन को सिमिलर करके वो अपने एजुकेशन को और अपनी बौद्धिकता को बढ़ा सकता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तथ्य है, तो सबके सामने जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद आप हार गए। उसके बावजूद आपका आशीर्वाद रहेगा, इस बार जीतेंगे हम लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जीतेंगे। लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो अभी बात कही मनीष सिंह जी ने अबाउट उत्तर प्रदेश क्राइम रेट, NCRB is the National Crime Research Bureau, part of the government of India, part of the Home Ministry. It says Uttar Pradesh recorded the highest number of crimes against women among the 28 states of the country in 2022-23. That, by the way, is the truth. Of course, as far as the UP government is concerned, they say that it is one of the safest places in India right now. I don't know. Is it? जो नोएडा है, लखनऊ है, बाराबंकी है, बिजनौर है, ये सब जगह जो क्या है बड़ी मतलब बहुत सेफ हो गई है सर। ये गोरखपुर बहुत सेफ हो गया है, आजमगढ़ बहुत सेफ है, जौनपुर बहुत सेफ है। आज की तारीख में जौनपुर में तो हमारे मित्र खड़े हो रहे हैं, कृपा शंकर सिंह जी मुंबई से गए हैं, वो खड़े हो रहे हैं वहां से। हाँ, बहुत उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है सर, बहुत आंदोलन किया विपक्ष में रहते हुए, बहुत संघर्ष किया कृपा शंकर सिंह जी ने। और हिंदुस्तान जानता है कि कृपा शंकर सिंह जी की
पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या रही है, और उनके बारे में सर ये भी लोग जानते हैं कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश के तो खास करके जिसकी भी सरकार रहती है उनकी फाइल जरूर सरकारी विभागों में घूमती हुई दिखती है, और किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, जरूर कृपा शंकर जी एक पर्यटनकारी के रूप में भ्रमण करते हैं सर। तो वो जीत रहे हैं क्या सर? जौनपुर में जीत रहे हैं इस बार? सर बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों में अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन नाको चने न चबवा दिया तो सर फिर हम मिलेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ आपकी जरूर कृपा लेंगे सर। आज तो धनंजय सिंह जी को अरेस्ट भी कर दिया बेचारे, वो तो जेल भी चले गए कल, धनंजय सिंह जी। सर कुछ दिन पहले वो भी बहुत कूद रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी वो सूसा जैसी मुंह बाय खड़ी रहती है कि जब वो दूसरे को निगलते निगलते वो अपनों को भी निगलने लगती है। क्या बात है साहब, तो उसके लिए तो फिर हनुमान जी की जरूरत है। तो हाँ, तो हमारे राष्ट्रपति अखिलेश यादव की हनुमान जी से अखिलेश यादव की हनुमान ताकतवर है। चलिए मनीष सिंह जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नमस्कार 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 नमस्कार। Well, that was a very, very enthusiastic and passionate Yes, absolutely. gentleman from the Samajwadi Party, Mr. Manish Singh of Gorakhpur. But I tell you what, the enthusiasm of these chaps is really amazing. Is really fantastic. Yes. You know, and it is contagious. You actually believe that they are going to do well, and in the end, the results come in favor of the BJP. You know, it's like that all the time. Even last time, the same thing took place. कि भाई अखिलेश यादव is doing very well, the combination is fantastic, महागठबंधन है। पिछली बार अगर आपको याद होगा प्रदीप जी, महागठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी and the Congress, they were together and they still lost. And they still lost. So all I'm saying is, there I tend to agree with Prashant Kishore that just an alliance doesn't make a difference. At the end of the day, you also have to have a proper strategy. You also have to see to it that your workers work for the other guy. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट है जिससे आप अलायंस में हैं, आप ये इंश्योर कैसे करेंगे कि आपका कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा? Won't happen. Sir, for the general elections, it is what's in it for me? I mean, आपने एम्प्लॉयमेंट, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल, फोन कंपनीज, उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग अ हब for all these corporate companies. But I'll tell you what, I'll be frank with you. The NCRB मंदिर है, काशी विश्वनाथ, और you talk about काशी मथुरा coming up now. तो how are you going to? प्रदीप जी, प्रदीप मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि NCRB के फिगर्स हैं, but उत्तर प्रदेश is a huge place. Remember that. उत्तर प्रदेश में you are going by the number of crimes against women. Number of crimes will always be high. Because UP is the largest state by population. You cannot bring it down. I mean, आप नीचे लेके आएंगे जो भी करेंगे. But people in Noida, people in Lucknow, they actually say that UP has become safer. लोग असल में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश has become safer. Yogi Adityanath has actually seen to it that the law and order situation in Uttar Pradesh is far better than it was 10 years ago. On that there is no doubt. There is no doubt at all, irrespective of whatever statistics you come out with. आज की तारीख में आखिर में, और तीसरी चीज जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, अरे भाई जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, मुसलमानों का जहां तक सवाल है, what has Yogi Adityanath said? He has said that as far as all the madrasas are concerned, you will also teach the national curriculum. जो बोर्ड का करिकुलम है वो भी आप पढ़ाएंगे, अपनी रिलीजियस स्टडी तो आप करेंगे, लेकिन साथ में आप बोर्ड की भी स्टडी करेंगे. इनफैक्ट आई वाज टोल्ड दैट मोस्ट पीपल आर क्वाइट हैप्पी विद इट कि हमारे बच्चे अब अंग्रेजी भी सीख जाएंगे, मैथमेटिक्स भी सीखेंगे, साइंस भी सीखेंगे, कुरान शरीफ की पढ़ाई तो करेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे. तो मेरा ये कहना है दैट आई डाउट इट वेरी मच इफ द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस टुगेदर विल बी एबल टू स्प्रिंग अ सरप्राइज इन उत्तर प्रदेश. आई डोंट थिंक सो, वेरी फ्रैंकली. I think BJP is too far ahead. It will be very difficult for them to breach that bastion. What do you think? Sir, ये 4-5 इश्यू जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि these are the major issues. मोदी जी के लिए राष्ट्र सुरक्षा is important, but here उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म कर दिया है, that is something you have to understand and you have to appreciate. Now crimes are being reported, so that you find increase of crime. पहले तो crimes रिपोर्ट ही नहीं होते थे. That time you had
once Mulayam Singh says that even you rape तो कभी-कभी अरे इधर बच्चे नहीं करते हैं। नहीं लड़के कर लेते हैं, कभी शरारत कर लेते हैं। So that was the attitude of a leader of the state. And now what is the leader of the state? Crime bust. I will bust. I am going to do it myself. I'm going to eliminate the I criminals. am sending a bulldozer. Yes. So that's a change. It's a transformation. So when Prime Minister Modi says decade of transformation, that reflects on Uttar Pradesh also. And whereas I 16, do agree that there have been a few arrests of BJP workers, etc., who have been involved in crimes against women. Like, for example, everybody mentions the Banaras Hindu University incident, but they've been arrested. भारतीय जनता पार्टी के वर्कर होने के आईटी सेल में होने के बावजूद उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन तो हुआ है ना भाई। ठीक है, उनके घर बुलडोजर नहीं हुए हैं, लेकिन एक्शन तो हुआ है, जेल में हैं। और तेनी साहब और बाकी सब लोग, जितने भी लोग हैं, उन सबके खिलाफ एक्शन हुआ है, केस चल रहा है, सीधी बात है। बट ओवरऑल राम मंदिर के सामने, काशी विश्वनाथ के सामने और अभी मथुरा को लेकर के जो आज की तारीख में आंदोलन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस कुछ खास कर पाएगी। मुझको ऐसा लगता है, आई डोंट नो, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, but I doubt it very much. They have to spring as a surprise. They are spring like Rahul Gandhi ji. He has to tell the people that ये जो right to employment जो create किया है कि Apprentice Act को amend करके 1 साल का compulsory आपको जो graduates और diploma holders निकल रहे हैं 1 year of assured apprenticeship and 1 lakh salary for the whole year. Now, if these things guarantee, but then again criticism. You done like 4 years of Agniveer was wrong. And 1 year of employment, your assurance. So why don't they do it? So why don't they implement it in the 3 states that they are ruling in? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तीनों में लागू करो। किसने मना किया है? मतलब ये आपको सेंटर में आने की जरूरत क्या है? ये लागू करने के लिए अप्रेंटिसशिप लॉ लेके आइए, कर्नाटक में लेके आइए। देखिए ये क्यों बोले कि मैं 2024 में चुन के आया तो मैं ये करूंगा। अभी कीजिए, दिखाइए ना कि भाई हमने किया है यहाँ पे। जैसे मोदी जी क्या कह रहे थे 2014 में, गुजरात में देख लो हम लोगों ने ये किया है, हमारे गुजरात में हमने ये किया 1 2 3 4। जैसे आम आदमी पार्टी बोलती है दिल्ली में हमने ये किया है, पंजाब में हम लोग ये कर रहे हैं। अरे दिखाइए ना आप क्या कर रहे हैं। ये क्या हुआ कि जब आप मैं चुन के आऊंगा मतलब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, ऐसा नहीं होता है। ये this is neither here nor there. Now you have to convince the people. If they want a transformation in the thought process of the electorate, you need to convince the electorate. And these are 4 or 5 crucial issues on which the electorate is going to take a stand. They want their borders protected. The borders have to be strong, which is solid, absolutely impregnable. लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये आती है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका अर्थव्यवस्था का विकल्प क्या है। विकल्प सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। The way Kejriwal has presented his model of a welfare state in Delhi and now in Punjab is something that he can hang on to and present everywhere else. What does Rahul Gandhi have? आपने वही आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करके हर जगह पे लगा दिया। कर्नाटक में अगर आपने वास्तविकता में बहुत अच्छा काम किया है तो उसको आपको हर जगह पब्लिसाइज करना चाहिए। तेलंगाना का काम को करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के काम को करना चाहिए। तो लेकिन why aren't they doing it? I'm not sure. I'm really not sure. They've got a successful Karnataka model, but one state and the whole nation is something that Rahul Gandhi will have to magnify. That yes, if we have done it there, we'll do it for the whole country. I hope so. We need a strong opposition. Let's see what he says when he comes over here on 13th of March. Right, and we will take some comments today. Let's take a few comments. We have not been taking them up till now. In the meantime, please do subscribe to the channel. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के पहले हमारी ड्यूटी है, ये घंटी भी बज गई साहब, थैंक यू सो मच। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है आपके सामने सच के हर पहलू को दिखाना, एक एक इंसिडेंट के हर पहलू को दिखाना। हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं। अब आप भी अपनी ड्यूटी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स। कमेंट दिखाएं भाई। Dr. Seema Malik, I think duplicates can only steal, they can never come up with the original or interesting like Sharad Pawar still can, as he has proven with a person blowing the Totari symbol. Shruti Foundation 3414. Well, Mr. Sharad Pawar is a very old war horse
and I can tell you, you can't write him off. Our friend Advocate Inderpal Singh ji. Excellent, sir. This is Grafting and Growing 8846 for Advocate Inderpal Singh ji. Inderpal Singh ji, our very dear friend. Otherwise, earlier with Sharad Pawar, now with Ajit Dada. Once again, reaction to Inderpal Singh ji. Let's take a look at what whoever has sent this has to say. Can we have the comment on, please? Nice speech. Kaha CA Haseen Khan. Okay. And Priyanka Chopra, summary user EZ1HW4XT3K. Lots and lots of hearts and lots of applause. And wishes a forever Valentine. And she's talking about Nick Jonas, certainly. The same person again. Can we move on, please? We have already seen this. Why we carried it twice? I don't understand. Big Boss 17 contestant Aisha Khan spotted in gorgeous look at Mumbai. I assume that's Mumbai airport. Let's take a look at what the comment is. Can we have the comment on, please? ये क्या है? Kamru Zaman Khan. Kamruz Zaman Khan. Kamruz Aman Khan or Kamruz Zaman Khan, one of the two. 2824, and he's presented her with 2 bouquets. I bet she does look lovely, there's no doubt about it. And to Mr. Ketan Naik, Raj Thackeray being the real alternative. That's what the MNS says, because after all, every other party has been given a chance. Jai Manse, Jai Maharashtra, Navnirman Sena, and lots of MNS flags. Career Biotorium 5707. And Pawar Sahib will shock everyone. Let's take a look. Brand Pawar Sahib, Vishwanath Panchal, -DV2WX, right. Mr. Nizamuddin Rahim, BJP will कौन सा नशा करके बैठे हो? उज्जवल महाजन साहब पूछते हैं 5292, भाई लोगों कौन सा नशा करके बैठे हो? जी आगे बढ़े भाई. That's it. Is that it? Do we have any more? Okay. This is the last one. We'll take the last one. चलिए. दीपक केदार साहब. He always gets Jai Bhim Bhai. Pramod Wagmare 6888. That's it. That's it. And we'll take some more comments tomorrow. आप अपने comments जरूर भेजते रहें. Please do send me your comments. और आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही है, इट्स अ रिसर्जेंट. अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि साहब हम तो जीतेंगे अभी, इस बार बस बहुत हो गया, भारतीय जनता पार्टी इस बार वापस नहीं आने वाली, ऐसा अखिलेश यादव जी कहते हैं और उनके लेफ्टिनेंट जितने हैं वो लोग कहते हैं. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. प्रदीप जी आज 12 बजे के बाद शायद मुहूर्त लग जाएगा. यस महाशिवरात्रि का. तो इसलिए आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.